तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 7। पार्ट 6 तक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत सारी चीज़ों को पढ़े थे। आज समाप्त कर देते हैं इस चैप्टर को। कोशिश करते हैं कि आज चैप्टर समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें हम लोग को पढ़ना है जैसे क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, सिद्ध करें कि क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, सिद्ध करें कि F बराबर R बट्टा 2, F बराबर R बट्टा 2 या R बराबर 2F, R बराबर 2F। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है सिद्ध करें कि R बराबर 2F या F बराबर R बट्टे 2। F बराबर R बट्टे 2, इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R बराबर 2F 2 को गुना करेंगे F से, R बराबर हो जाएगा 2F। तो R बराबर 2F पूछे या F बराबर R बाय 2 पूछे, बात वही है। तो ये सिद्ध करना है। हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे F बराबर R बाय 2 को सिद्ध करने के बाद अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R बाय 2। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग अभी समाप्त करेंगे पार्ट 7 में चैप्टर 1 फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन को, जिसमें 2-3 टॉपिक और पढ़ना है। जैसे F बराबर R बाय 2 को सिद्ध करना है, उसके बाद दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है, F बराबर R बाय 2, दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र, ये तीनों को सिद्ध करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं पहले F बराबर R बाय 2। तो इसको सिद्ध करने का हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, या तो इसे सिद्ध करेंगे तो उत्तल दर्पण की सहायता से या फिर अवतल दर्पण की सहायता से। तो उत्तल दर्पण की सहायता से सिद्ध करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए अवतल दर्पण की सहायता से ही, अवतल दर्पण से हम लोग F बराबर R बाय 2 को सिद्ध करेंगे। उससे आसान होता है अवतल दर्पण में प्रमाणित करना। तो हालांकि बोर्ड में ये नाम नहीं देता है कि उत्तल दर्पण से ही F बराबर R बाय 2 को सिद्ध करें या अवतल दर्पण में F बराबर R बाय 2 को सिद्ध करें। हाँ, कभी-कभी नाम दिया है तो अवतल दर्पण का नाम दिया है, अन्यथा नाम नहीं देता है। तो सिर्फ लिख देगा कि सिद्ध करें कि F बराबर R बाय 2, सिद्ध करें कि F बराबर R बाय 2 या R बराबर 2F। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो चलिए हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम एक दर्पण बनाएंगे। बताइए ये कौन सा दर्पण है? तो ये कोई भी दर्पण नहीं है, क्योंकि दर्पण के पीछे का सतह रंजित किया होता है, अभी पीछे में पेंट नहीं चढ़ा हुआ है। हम इसके पीछे में पेंट कर देते हैं। अब जैसे ही इसके पीछे में पेंट कर दिए, ये एक दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है? तो बोलेंगे अवतल दर्पण। क्यों है? क्योंकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा होता है, इसका परावर्तक सतह भीतर की ओर क्या है? धंसा है, इसलिए ये कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण के बारे में काफी अच्छा से हम लोग पीछे पढ़े थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसका वक्रता केंद्र किधर बनेगा? वक्रता केंद्र तो बोले थे जिधर होगा गोल उसी साइड बनेगा वक्रता केंद्र। तो इसका वक्रता केंद्र इधर बनेगा, क्योंकि ये इधर ही गोल हो रहा है, ये गोल इधर हो रहा है, इसलिए वक्रता केंद्र इस तरफ बनेगा, न कि इस तरफ। इस तरफ नहीं बनेगा क्योंकि ये गोल उधर नहीं हो रहा है, गोल इधर हो रहा है, इसलिए वक्रता केंद्र इधर। चलिए हम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर वक्रता केंद्र मान लीजिए है, और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। और इधर अब इसको मान लेते हैं दर्पण का नाम Mn, एक दर्पण है। Mn क्या है? दर्पण है। Mn दर्पण है। Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच क्या होता है? फोकस बिंदु। तो हम बना लिए हैं अवतल दर्पण। क्या बना लिए हैं? अवतल दर्पण। अब आपको पता है कि पीछे बताए थे आप लोग को कि समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। जब भी किरणें समानांतर आती है तो कहां जाती है? फोकस से होकर।
समानांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो देखिए समानांतर आ रही है तो फोकस से होकर जा रही है। जब भी किरणें मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। तो वही है, ये समानांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होके जाती है। ये फोकस है तो फोकस से होके जाती है। तो ये हो गया आने वाला किरण है, इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलना है, आपतित किरण। आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण बोलते हैं। आने वाले किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और टकरा करके लौटने वाले, टकरा कर यहाँ टकराया है और टकरा के लौट रहा है, तो टकरा कर लौटने वाले किरण को क्या बोलते हैं, तो परावर्तित किरण। क्या बोलना है, परावर्तित किरण। ये कौन सा किरण है, बोलेंगे परावर्तित किरण। अब ये अगर हम सी को इसका नाम, इस किरण का नाम दे देते हैं ए बी। क्या नाम दे देते हैं, ए बी, यानी ए बी आपतित किरण है। और ये बी एफ कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण। अगर सी को बी से मिला देते हैं, सी को किससे मिला देते हैं, बी से, तो ये सी को जब बी से मिलाते हैं, सी को जब बी से मिलाते हैं तो आपको पता है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो देखिए वक्रता केंद्र से होकर ये किरण जा रही है तो इसका मतलब इससे परावर्तित होकर के दर्पण से टकरा करके पुनः उसी पथ पर वापस लौटेगी। और इसका मतलब ये भी हुआ, अगर कोई किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी पथ पर वापस लौट जाती है तो इससे ये जाहिर होता है कि वह सतह कैसा होगा, वह कितना डिग्री कोण के साथ उस पर से परावर्तित हुई होगी, या वह किरण उस सतह पर कितना डिग्री कोण के साथ आपतित हुई होगी, तो बोलेंगे 90 डिग्री कोण के साथ। और जब कोई किरण किसी सतह पर 90 डिग्री कोण के साथ आपतित होती है तभी वह उस सतह से टकराकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इसका मतलब यहां पर जो है वक्रता कैसे होकर जो किरण आती है दर्पण पर वह कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री। यानी कि वक्रता कैसे होकर अगर कोई किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है तो वह 90 डिग्री कोण के साथ आपतित होती है। तो ये 90 डिग्री कोण के साथ यहाँ क्या हो रही होगी, आपतित हो रही होगी। अब यहाँ पर ध्यान देना है, सी को बी से मिलाया, सी को किससे मिलाया है, बी से। अब जब सी को बी से मिलाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा गौर से, ये कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण। क्यों, क्योंकि अभी ये बीसी जो है किसका काम कर रहा है, बीसी काम कर रहा है अभिलंब का। बीसी किसका काम कर रहा है, अभिलंब का। ये बीसी जो है, ये बीसी ये किसका काम कर रहा है, अभिलंब का। बीसी किसका काम कर रहा है, अभिलंब का। तो ये अभिलंब है और ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। तो अभिलंब क्यों है, क्योंकि ये वक्रता कैसे होकर गुजर रही है किरण। वक्रता कैसे जब भी किरण गुजरेगी तो वह किसका काम करेगी, अभिलंब का। तो यहाँ वक्रता केंद्र बोले तो सी से होकर किरण आपतित होती है दर्पण पर, इसलिए ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। और वक्रता केंद्र और ये आपतित किरण है, वक्रता केंद्र और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, उस कोण को क्या कहते हैं, तो आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं, किससे करते हैं, आई से। और ये जो है, और ये यहाँ पर जो कोण बना यानी कि सी बी एफ, ये वाला जो कोण बना है इस कोण को क्या बोलेंगे, इस कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। और इसको आर से इंडिकेट करेंगे, किससे करेंगे, आर से। आपतन कोण बोले तो आई, परावर्तन कोण बोले तो आर। तो यहाँ पर आपतन कोण है, क्यों, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण है, इसलिए ये आपतन कोण है और इसलिए इसे आई बोलेंगे। ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण है, इसलिए इस कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे और इसलिए इसे इंडिकेट करेंगे आर से। किसे करेंगे, आर से। यानी ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो अब देखिए यहां लिखना है, इतना फिगर कंप्लीट करने के बाद, जब फिगर इतना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिगर कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग को कुछ भाषा लिखना है, कुछ लैंग्वेज को लिखना है इस चित्र को देख करके। तो अब लिखेंगे माना कि, अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ चित्र को देखना है और इसको देख करके यहां पर सब लिख देना है। तो माना कि हम अभी माने हैं, किसको माने हैं,
एम एन, किसको माना है? एम एन। एम एन क्या है? तो एम एन एक अवतल दर्पण है। माना कि एम एन क्या है? तो एक एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एन क्या है? एक अवतल दर्पण है। एम एन क्या है? एक अवतल दर्पण है। एम एन क्या है? एक अवतल दर्पण है। अब ध्यान दीजिएगा, एम एन एक अवतल दर्पण है, तो इसमें जिसका एम एन एक अवतल दर्पण है, जिसका जिसका ध्रुव ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव बोले तो पी, जिसका ध्रुव पी फोकस या फोकस बिंदु, फोकस क्या बोल रहा है? फोकस या फोकस बिंदु, फोकस या फोकस बिंदु क्या है? फोकस या फोकस बिंदु एफ है। क्या है? एफ। तथा तथा वक्रता केंद्र, वक्रता वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोले तो सी, वक्रता केंद्र बोले तो सी, वक्रता केंद्र क्या है? सी है, वक्रता केंद्र सी है। तथा तथा ए भी आपतित किरण है। ए भी क्या है? आपतित किरण। तो लिखेंगे तथा ए भी आपतित, तथा आपतित किरण, तथा आपतित क्या बोल रहा है? आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? तो आपतित किरण ए बी, आपतित किरण ए बी, और आपतित किरण ए बी और परावर्तित किरण क्या है? तो बी एफ, क्योंकि टकरा करके ये लौट रही है, ये टकरा करके क्या हो रही है? लौट रही है, ये परावर्तित किरण लिखेंगे। और परावर्तित क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बी एफ है। क्या है? बी एफ, बी एफ ये परावर्तित किरण है, तो बी एफ है। साथ ही साथ ही बी सी क्या है? साथ ही बी सी अविलंब है। बी सी किसका काम कर रहा है? अविलंब का, तो बोलेंगे साथ ही बी सी अविलंब है। अब ये भाषा लिखने के बाद ये सब रटना नहीं है, ये रटने वाला नहीं है, ये समझना है, और ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है। आपको चित्र बनाने आना चाहिए। जैसे फिगर आप बना लेते हैं तो आप फिगर को देख के लिखने लगते हैं, इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें इतना भाषा लिखने के बाद अब यहाँ देखिए चित्र को ध्यान से। तो इस चित्र में आप देखिएगा एक रूल के अनुसार, यानी कि परावर्तन 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 के नियम से, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? बोलेंगे परावर्तन के नियम से। तब परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये कौन सा नियम बता रहा है? तो परावर्तन का नियम, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम है आपतन कोण बराबर क्या? तो परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण। अब ध्यान दीजिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जैसे ही हो जाएगा तो अब आपको यहां पर देखना है, जैसे आई, इसे क्या बोल रहा है? आई, और इधर क्या बोल रहा है? आर। कोण आई और कोण आर क्यों बोले? क्योंकि आपतन कोण बोले तो आई और परावर्तन कोण बोले तो आर। अब आगे देखते हैं इसमें। अब यहां पर लिखना है, आई बोले तो कोण ए बी एफ, सॉरी ए बी सी, ए बी सी, ये कोण को आई बोले हैं ना, तो बोलेंगे या कोण ए बी सी बराबर। अब यहाँ है कोण आर, तो आर तो इसको बोले हैं, इस कोण को, तो इसको लिखेंगे सी बी एफ, सी बी एफ। इसको मान लेंगे समीकरण कितना? एक, समीकरण एक। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः। अब पुनः अब इसको देखिए, जब एबीसी इक्वल टू सीबीएफ, कोण एबीसी बराबर कोण सीबीएफ निकल जाएगा समीकरण एक मानने के बाद। अब आपको ध्यान देना है कि ए बी क्या है? ए बी, चूंकि ए बी समानांतर है किसके? तो पीसी के। पीसी बोले तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष,
ए बी समानांतर किसका है? पीसी का, यानी मुख्य अक्ष का समानांतर है, तो वही लिख दिए हैं। अब जैसे ए बी समानांतर पीसी है, ए बी समानांतर पीसी है, तो यहां पर हो जाएगा इसमें आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक एकांतर एकांतर कोण से एकांतर कोण से एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? तो एकांतर कोण से ए बी सी ये कोण बराबर बी सी एफ ये वाला कोण, ये दोनों क्या होगा? एकांतर कोण। तो लिख देंगे एकांतर कोण से कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। एबीसी बराबर क्या हो गया? बी सी एफ। एबीसी बराबर बी सी एफ। इसको कर देंगे समीकरण 2, समीकरण 2। तो समीकरण एक और समीकरण एक और दो से तो समीकरण एक और दो से देखिए, तो समीकरण एक का बायां पक्ष एबीसी है और दो का भी बायां पक्ष क्या है? एबीसी। इसका मतलब है दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर। जब जब बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दायां पक्ष भी दोनों का क्या होगा? बराबर। तो चलिए बराबर करते हैं। इसका हो जाएगा कोण सी बी एफ, सी बी एफ बराबर कर देंगे इसका दो का बी सी एफ। क्या कर देंगे? बी सी एफ। सी बी एफ बराबर बी सी एफ, यानी कि ये हमारे पास निकल गया सी बी एफ ये कोण बराबर क्या निकला? तो बी सी एफ ये कोण, यानी ये दोनों कोण भी क्या निकल गया? बराबर। और दो कोण जिस त्रिभुज का बराबर होता है वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। क्या होता है? समद्विबाहु। तो बोलेंगे इसलिए त्रिभुज बी सी एफ ये वाला त्रिभुज बी सी एफ एक एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है, दो भुजा भी बराबर होता है। तो यहाँ पर दो कोण बराबर हुआ इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसलिए दो भुजा भी क्या होगा? बराबर। तो कौन सी दो भुजा बराबर होगा? तो समान कोण बोले तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो देखिए बराबर कोण कौन सा है? बराबर कोण सीबीएफ और बीसीएफ है, यानी कि सीबीएफ यानी ये कोण और बीसीएफ यानी कि बीसीएफ यानी ये कोण, ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। इसका मतलब इसके सामने वाला ये भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी एफ बराबर क्या? सी एफ। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका दो भुजा कौन बराबर है? बी एफ और सी एफ। बी एफ और सी एफ, बी एफ और सी एफ ये दोनों भुजा क्या है? बराबर। ये दोनों भुजा बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों के सामने वाले कोण भी समान है, यानी बी एफ के सामने में कोण बी सी एफ ये कोण और सी एफ के सामने में सी बी एफ ये कोण, अर्थात दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों भुजा भी क्या है? बराबर है। अब लिखेंगे या, क्या लिखेंगे? या। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, बी एफ बराबर क्या निकला? सी एफ। बी एफ बराबर क्या निकला? सी एफ। चलिए इसको समीकरण एक ही मान लेते, सॉरी इसको दो मान चुके हैं, यहाँ तीन मानेंगे। कितना मानेंगे? तीन। समीकरण कितना मान लीजिए? तीन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा तो अब यहां पर ये कोण बी एफ बराबर क्या निकला? सी एफ। बी एफ बराबर सी एफ। बिंदु बी, क्या बोल रहे हैं? बिंदु बी बिंदु पी के अत्यंत करीब होगा। अत्यंत क्या होगा? करीब, यानी निकट बोलेंगे। यदि, क्या बोलेंगे? यदि यदि बिंदु 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 बी बिंदु बी बिंदु बिंदु पी के अत्यंत अत्यंत निकट हो, निकट अत्यंत निकट हो। क्या बोल रहे हैं? बिंदु बी बोले तो ये बिंदु पी के अत्यंत निकट हो, यानी दोनों बिल्कुल पास होता तो ये पी एफ बराबर क्या हो जाता? बी एफ हो जाता। क्योंकि जब ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए दर्पण है
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिंदु क्या है, यहाँ पर ये बी बिंदु है। कौन बिंदु है? बी। यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर कौन बिंदु? बी। और यहाँ पर क्या है? पी। यहाँ पर क्या है? पी। तो ये बिंदु बी और यहाँ पर ये रेखा बी एफ, ये यहाँ पर क्या है? एफ। यहाँ पर क्या है? एफ। अब देखिए, जब बिंदु बी बिंदु पी के अत्यंत निकट होगा तो ये धीरे धीरे कहाँ आएगा? ये धीरे 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 ये पी के पास आएगा। धीरे धीरे किसके पास आएगा? पी के पास आएगा। धीरे धीरे पी के पास आएगा। जैसे बिंदु बी बिंदु पी के करीब आता है, जैसे जैसे ये बिंदु पी के पास आता है, वैसे वैसे ये बी एफ किसके बराबर होते जाएगा? पी एफ के बराबर। यदि बी और पी दोनों एक ही स्थान पर होता तो पी एफ बराबर क्या होता? बी एफ होता। क्या होता? बी एफ। तो वही बात है, यहां पर लिखना है, यदि बिंदु बी बिंदु पी के अत्यंत निकट हो तो पी एफ बराबर में क्या आ जाएगा? इसके बराबर क्या हो जाता? यदि बी पी के पास होता तो हो जाता बी एफ। जैसे पी एफ हुआ, उसी तरह पी के बगल में या पी के अत्यंत निकट में बी होता तो बी एफ भी हो जाता पी एफ के बराबर। क्या हो जाता? पी एफ के बराबर। यानी पी एफ बराबर क्या हो जाता? बी एफ। इसको कर देंगे समीकरण 4। समीकरण 4। अब समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से अब यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा दीजिए। बी एफ बराबर, इसको इधर कर देते हैं, बी एफ बराबर पी एफ को इधर लिख देते हैं, बी एफ बराबर क्या हो गया? पी एफ। इसको मान लेते हैं 4। इसको क्या मान लेते हैं? 4। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 और 4 को देखिए तो समीकरण 3 और 4 का बायां पक्ष बराबर है, इसमें बी एफ इसमें भी बी एफ, इसलिए दायां पक्ष दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जैसे समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर था, बायां पक्ष दोनों क्या था? बराबर। इसका एक का बायां पक्ष एबीसी और 2 का बायां पक्ष एबीसी, इसलिए दोनों बराबर था और इसीलिए दायां पक्ष भी क्या हो गया? बराबर। तो हम लिखे थे सीबीएफ बराबर बीसीएफ, सीबीएफ बराबर बीसीएफ। उसी प्रकार यहाँ पर 3 और सॉरी यहाँ 4 होगा, 3 और 4 में, समीकरण 3 और 4 में बायां पक्ष दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। लिख देंगे, इसलिए चूंकि लिखेंगे समीकरण यहाँ पर लिखेंगे 3 और 4 से। कितना लिखेंगे? 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा? तो सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। या सी एफ को देखिए, हम जानते हैं कि दर्पण में दूरी हमेशा कहां से मापी जाती है? तो ध्रुव से। तो यहाँ देखिए ध्रुव है, इसमें सी तो वक्रता केंद्र होता है, एफ तो फोकस होता है, यहाँ ध्रुव तो है नहीं, इसलिए इसको चेंज करेंगे, यानी दूरी को ध्रुव में मापते हैं, इसलिए इसे सी एफ को बदलेंगे, सी एफ को बदलेंगे। तो देखिए सी एफ कौन है? यही ना सी एफ है, सी एफ। इस सी एफ के बदले हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एफ, यानी टोटल में से इस पी एफ को हटा देंगे तो सी एफ बच जाएगा। तो ये सी एफ के बदले लिखेंगे पी सी, यानी यहां से लेके यहां तक में से हटा देते हैं ये पी एफ, यानी यहां तक को हटा देते हैं तो ये बच जाएगा सी एफ। तो इसको लिखेंगे सी एफ बराबर पी सी। क्या लिखेंगे? पी सी माइनस पी एफ। क्या लिखेंगे? पी एफ। इधर क्या है? पी एफ, इधर क्या है? पी एफ। इसको और सरल करते हैं तो पीसी बराबर ये पी एफ का पी एफ, पी एफ का पी एफ माइनस पी एफ, इधर क्या होगा? इधर आके प्लस होगा। अब या लिख देंगे पीसी बराबर एक पी एफ दोनों मिल कितना पी एफ? तो दोनों मिल करके 2 पी एफ, एक पी एफ दोनों मिलकर 2 पी एफ, इधर पीसी उतर गया। अब इसको इधर लिखते हैं तो अब ये पीसी है, क्या लिखा हुआ है? पीसी। तब पीसी बोले तो देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ध्रुव बोले तो पी से, यहाँ भी ध्रुव बोले तो पी, यानी दूरी पी से स्टार्ट है मापना। यानी जब भी दूरी मापते हैं किससे मापते हैं? पी से। पी बोले तो ध्रुव से, तो यहाँ भी ध्रुव से मापा गया दूरी है और यहाँ भी ध्रुव बोले तो पी से मापा गया दूरी है। तो पीसी बोले तो वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या बोले तो आर, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे? आर। क्या बोलेंगे? आर। यानी ये क्या? वक्रता त्रिज्या है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? यह फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी बोले तो छोटकी एफ। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी को क्या बोलते हैं? छोटकी एफ। तो यहाँ पर छोटकी एफ देंगे, यानी आर। पीसी बोले तो आर बराबर, और यहाँ टू का टू, पी एफ बोले तो छोटकी एफ, और छोटकी एफ बोले तो फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यानी आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f सिद्ध करना था। या दोनों तो एक ही है, ये बोले तो या ये बोले तो दोनों वही है, तो हम अभी ये सिद्ध कर दिए। अब हमको इस रूप में दिखाना है, इसको एक लाइन और बढ़ा देंगे, यानी कि 2f बराबर r है,
यही निकला है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, R का R, और ये गुना है तो इधर क्या होगा, भाग में, यानी F बराबर R/2। और हमको यही सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड, PROVD, PROVD क्या हो गया, प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आवर्धन। क्या पढ़ेंगे, आवर्धन, आवर्धन। आवर्धन को m से इंडिकेट करते हैं, आवर्धन को किससे इंडिकेट करते हैं, m से। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, क्या बोलेंगे, m से, छोटी m से आवर्धन को इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट करना बोले तो सूचित करना। अब आवर्धन किसे कहते हैं, बोलना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या बोलना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात को आवर्धन, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि जब हम पहले बहुत सारे प्रतिबिंब बनाए थे, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी बहुत सारे प्रतिबिंब बनाए थे, समतल में भी प्रतिबिंब बनाए थे। वो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो, और वस्तु जो रखते थे दर्पण के सामने, जो वस्तु को रखते थे उसकी ऊंचाई, दोनों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात बोले तो भाग देंगे, वह किसमें भाग देना है, किससे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग देना है, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आवर्धन। यानी कि यदि, क्या बोलेंगे, यदि, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो, एच डैश हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो, एच डैश हो, तथा, तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई एच हो, वस्तु की ऊंचाई एच हो, तो तो परिभाषा से, किससे, परिभाषा, परिभाषा से, परिभाषा से क्या हो जाएगा, परिभाषा में कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि एच डैश है तो आवर्धन, आवर्धन बोले तो एम, आवर्धन बोले तो एम। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, एच डैश, लिख देंगे एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या है, वस्तु की ऊंचाई क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई एच है, यहाँ लिख देंगे एच। कहता के अनुपात, के अनुपात, अनुपात बोले तो बट्टा, तो ये हमारा आवर्धन का फार्मूला क्या हो गया, परिभाषा से m बराबर एच डैश बट्टा एच हो गया, क्या हो गया, m बराबर एच डैश बट्टा एच, किसका सूत्र है, आवर्धन का। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, किंतु सिद्ध करना है कि, सिद्ध, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है m बराबर माइनस भी बट्टा यू, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये। लेकिन परिभाषा से आवर्धन क्या होता है, एच डैश बट्टा एच, लेकिन सिद्ध करने पर क्या आता है, माइनस भी बट्टा यू। तो पूछेगा m बराबर एच डैश बट्टा एच कहाँ से आया, तो बोलेंगे परिभाषा से आया है। लेकिन कहेगा m बराबर माइनस भी बट्टा यू, ये कहाँ से आया है, तो बोलेंगे सिद्ध करने से, ये सिद्ध करने पर आता है। तो हमको सिद्ध ये करना है,
तो आवर्धन सूत्र m बराबर माइनस v बट्टा u सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसमें ये एक अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण। तो ध्यान से देखिए, ये बताइए कौन सा दर्पण हो गया? बोलेंगे अवतल। अब यहाँ पर ध्रुव होगा। ये क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इधर अनंत है। अब यहाँ पर वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एफ होता है। एफ बोले तो फोकस। अब आपको पता है इस वस्तु को रखेंगे, वस्तु कहीं पर भी रख सकते हैं। अभी हम वस्तु को रख देते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रख दिए। अब समानांतर आएगी, तो कहां से जाएगी? समानांतर आएगी तो कहां से जाएगी? तो फोकस से। समानांतर आएगी तो कहां से जाती है? फोकस से। आपको कई बार बताया है प्रतिबिंब बनाते समय कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाती है। समानांतर आ रही है, तो कहां जाएगी? फोकस से। ये फोकस है, फोकस से जा रही है। समानांतर जब भी आएगी तो कहां से आएगी? फोकस से जाएगी। अब देखिए, अब एक होता है ये बताइए, ये कौन सा किरण है? ये आपतित किरण है। कौन सा किरण है? आपतित किरण। यानी कि आने वाला किरण है। और ये भी कौन सा किरण है? आपतित किरण, क्योंकि दोनों दोनों आ रही है तो बोलेंगे आपतित किरण। और आपतित किरण और बीच में ये जो है ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये किसका काम कर रहा है? तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष अभिलंब का काम करता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? आई। आई बोले तो आपतन कोण। और आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। इसको सीधा स्केल से मिलाना है। तो यहाँ पर कटान किया, जहां पर करेगा कटान वही बनेगा प्रतिबिंब, जहां पर करेगा कटान वही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको स्केल से सीधा मिला देना है, स्केल से सीधा मिला देना है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को काट देगी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर काटेगी तो इसका नाम वस्तु यदि ए बी है, वस्तु क्या है? वस्तु यदि ए बी है, वस्तु की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? ए बी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? ए ऊपर है तो ए कर देंगे नीचे। क्यों करेंगे? क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बना है। अब बी नीचे है तो बी कर देंगे ऊपर। बी कहाँ कर देंगे? ऊपर। अब दोनों में लगा देंगे डैश, ए का ए डैश, बी का बी डैश। ये हो गया प्रतिबिंब। क्या हो गया? प्रतिबिंब। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका डायग्राम बना लिए हैं, अब इसमें देखना यह है कि दो त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज तो ए डैश बी डैश पी, और दूसरा त्रिभुज ए बी पी। ये दोनों कैसा त्रिभुज है? ये दोनों समकोण है। कैसा है? समकोण। यहाँ 90 कोण बन रहा है। दोनों त्रिभुज में एक कोण ऐसा है जो 90 का बन रहा है। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में बी डैश 90 डिग्री का है और ए बी पी में बी 90 डिग्री का है। तो दोनों त्रिभुज समकोण है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। यहां से लिखना है, अब समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? अब समकोण समकोण त्रिभुज, किसमें? ए डैश बी डैश पी में, लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। समकोण त्रिभुज किसमें? ए डैश बी डैश पी में। तो ए डैश बी डैश पी तथा एक और त्रिभुज लेते हैं साथ में, तथा तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश पी तथा कौन लेंगे? तथा ले लेते हैं ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में। अब दोनों त्रिभुज में देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश पी तथा ए बी पी में। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इसमें आपको पता चलेगा कि दोनों में ए डैश बी डैश पी तथा ए बी पी में कोई भी दो चीज समान रूप से मिलना चाहिए, तो एक तो स्पष्ट दिख रहा है कि कोण बी डैश और इसका बी दोनों क्या है? 90-90 है। और एक और ढूंढना है दोनों में। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण है ये कोण ए बी पी का है
और ये वाला कोण जो है नीचे वाला, ये ए डस बी डस पी का कोण है। तो दोनों त्रिभुज के एक एक कोण भी क्या है, बराबर, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये कौन सा कोण है, परावर्तन। और हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। लिखेंगे ए ए ए ए डस बी डस ए डस बी डस ए डस बी डस पी, कोण ए डस बी डस पी बराबर बराबर इसका एबीपी का। तो एबीपी में क्या होगा, एबीपी, त्रिभुज एबीपी में एबीपी, ये भी क्या है, बराबर। तो कोण एबीपी, ये दोनों दोनों में क्या हो गया, बराबर। उसके बाद और एक चीज और ढूंढते हैं। तो इसमें आप देखिए एडस पी बीडस, एडस पी बीडस, इसका क्या लिखेंगे, एडस एडस पी बीडस। इसका क्या हो जाएगा, ए पी बी, ए पी बी क्या हो जाएगा, ए पी बी, ए पी बी। दोनों त्रिभुज का दो चीज समान रूप से मिलना चाहिए, मिल गया। अब दोनों त्रिभुज में दो चीज समान रूप से मिल गया, यानी कि ये हो गया समरूप। क्या हो गया, समरूप। यानी कि त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे है, ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे है, ये दोनों त्रिभुज समरूप इसलिए है क्योंकि दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है। दोनों त्रिभुज का दो दो कोण क्या है, आपस में बराबर है। और जिस त्रिभुज का कोई भी दो कोण आपस में बराबर होता है, वह त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप। क्या होता है, समरूप। इसलिए त्रिभुज एडस बीडस पी तथा त्रिभुज एबीपी दोनों आपस में क्या सब समरूप है। लिख दिए समरूप, क्या लिख दिए, समरूप। ये समरूप का चिन्ह। अब यहाँ पर इसलिए जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब है कि संगत भुजा भी क्या होगा, संगत भुजा भी बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होते हैं, बराबर। तो अब यहाँ पर संगत भुजा ले लेते हैं, संगत भुजा ले लेते हैं। जैसे इसका लेते हैं ए डस बी डस, इसका क्या लेते हैं, ए डस बी डस। तो इसका क्या लेना पड़ेगा, ए बी, ए बी। इसका ए डस बी डस, इसका क्या लेना पड़ेगा, ए बी। इस त्रिभुज में यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई लेते हैं तो इसका भी वस्तु की ऊंचाई लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ ले लेते हैं ए डस बी डस, ए डस बी डस। यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ए बी। क्या लेना पड़ेगा, ए बी। अब इधर से ले लेते हैं, इधर अब इस त्रिभुज का लेते हैं पी पी बी डस, पी बी डस। तब पी बी डस, जब इसका पी बी डस लिए हैं, यानी कि प्रतिबिंब, ये क्या है, बी डस तक क्या है, बी डस क्या है, ए बी डस क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी। क्योंकि दूरी हमेशा कहां से मापते हैं, तो दूरी हमेशा ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव से पी से बी डस तक की दूरी मापेंगे, ये किसकी दूरी होगी, ये होगी प्रतिबिंब की दूरी। यानी कि ये हो गया पी बी डैश। अब प्रतिबिंब की दूरी लिए है तो इसका वस्तु का भी दूरी लेना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी संगत भुजा है, दोनों का क्या है, संगत भुजा है। तो यहाँ ले लेंगे पीबी, क्या लेंगे, पीबी। यहाँ लिए पी बी डस प्रतिबिंब दूरी, अब लेंगे पी बी वस्तु दूरी, क्योंकि वस्तु कहां पर है, बी पर है। तो लेंगे पीबी, क्या लेंगे, पी बी, पी बी। अब यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, किसे लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या बोलता है, चिन्ह परिपाटी कहता है अगर ध्रुव से, चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे आपको हम कि यदि ध्रुव से दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाएगी और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी, यानी पॉजिटिव होगी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, जबकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से नीचे की ऊंचाई क्या होती है, निगेटिव होती है। निगेटिव बोले तो ऋणात्मक होती है। जबकि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से ऊपर की ऊंचाई को मापा जाता है तो वह पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि वह धनात्मक होता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, किसे लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से। अब यहां देखिए एडस बीडस क्या है, एडस बीडस, एडस बीडस। एडस बीडस, एडस बीडस क्या है, एडस बीडस प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ लिखे है ना प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश हो, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई एडस बीडस है, इसको माने एच डैश। और यहाँ लिखे हैं वस्तु की ऊंचाई एच हो, तो वस्तु की ऊंचाई यहाँ क्या है, ए बी, इसको मानेंगे एच, क्या मानेंगे, एच,
क्योंकि भाषा में यहाँ लिखे है कि वस्तु की ऊंचाई क्या है, h है। अब देखिए यहाँ a डैश b डैश है, a डैश b डैश बोले तो a डैश b डैश बोले तो h डैश, a डैश b डैश बोले तो h डैश, यहाँ लिख देंगे h डैश, क्या लिख देंगे h डैश। अब उसके बाद यहाँ पर है ए बी, क्या लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी बोले तो h, ए बी बोले तो h, यहाँ लिख देंगे h, क्या लिख देंगे ए बी बराबर क्या लिख देंगे, ए बी बराबर लिख देंगे h। उसके बाद पी बी डैश, क्या लिखा हुआ पी बी डैश, तब पी बी डैश, पी बी डैश, तो पी बी डैश क्या होगा, तो पी बी डैश, तब पी बी डैश क्या है, यहाँ प्रतिबिंब बी डैश पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, बी से, किससे करते हैं, बी से। उसके बाद पी बी क्या है, पी पी बी, पी बी, पी बी बोले तो पी बी यानी बी पर वस्तु है, वो जगह वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को यू से इंडिकेट करते हैं, किससे करते हैं, यू से इंडिकेट करते हैं। अब चिन्ह परिपाटी से ए डस बी डस का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा ए डस बी डस बोले तो एच डस, यानी कि ए डस बी डस नीचे है, मुख अक्ष से कहां है, नीचे, तो मुख अक्ष से नीचे की ऊंचाई क्या होती है, नेगेटिव। याद कीजिए चिन्ह परिपाटी जब आपको पढ़ाए होंगे तो हम बताए थे उसमें कि मुख अक्ष या प्रधान अक्ष से नीचे, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष से मापी गई नीचे की ऊंचाई, मापी गई नीचे की ऊंचाई क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पे कर दिए नेगेटिव। अब यहाँ ए बी है, तो ए बी बोले तो मुख अक्ष से ऊपर की ऊंचाई, ए बी बोले तो मुख अक्ष के ऊपर की ऊंचाई, तो मुख अक्ष से ऊपर की ऊंचाई क्या होती है, पॉजिटिव। अब पी बी डैश क्या है, पी बी डैश, पी बी डैश यानी ध्रुव से बाईं ओर की दूरी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब पीबी, पीबी बोले तो यू, पीबी बोले तो यू, और ये जो पीबी है ये भी ध्रुव से बाईं ओर की दूरी है, इसलिए बोलेंगे निगेटिव, क्या बोल देंगे, निगेटिव, और लिख देंगे इसलिए। अब क्या लिख देंगे, इसलिए। अब चिन्ह परिपाटी से लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे इसलिए ए डैश बी डैश के स्थान पर क्या होगा, माइनस एच डैश, क्या हो जाएगा, माइनस एच डैश। उसके बाद ए बी, नीचे में क्या है, ए बी, तो ए बी के स्थान पर होगा प्लस एच, तो प्लस को लिखा नहीं जाता है, केवल एच लिख दिए। यहाँ पीबी डैश, तो पीबी डैश का मान क्या है, माइनस भी, नीचे में क्या है, पीबी, तो पीबी का मान क्या है, माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि या ये एच माइनस माइनस दे दिए, एच डैश बट्टा एच क्या है, एच डैश बट्टा एच, तो एच डैश बट्टा एच का मान, यहाँ देखिए एच डैश बट्टा एच का मान क्या है, एम है, इसके जगह पर क्या बैठा देंगे, एम, क्या बैठा देंगे, एम, और यहाँ पर क्या वी बट्टा यू, क्या वी बट्टा यू। अब दोनों ओर क्या लिखेंगे, ये दोनों ओर लिख देंगे, दोनों ओर, दोनों दोनों ओर क्या लिखेंगे, दोनों ओर ऋणात्मक, दोनों ओर माइनस, माइनस से क्या करने पर, गुना करने पर, दोनों ओर माइनस से गुना करने पर। अब दोनों तरफ किससे गुना कर रहे हैं, माइनस से, तो माइनस से गुना कीजिए, इधर इधर माइनस से गुना कर देंगे, इधर पहले से क्या है, पहले से माइनस एम है, माइनस एम है, अब गुना किससे करना है, माइनस से, चलिए माइनस से गुना कर दिए। इधर क्या है, वी बट्टा यू, वी बट्टा यू, किससे गुना करना है, माइनस से, माइनस से गुना कर दिए, किससे गुना कर दिए, माइनस से, दोनों तरफ माइनस से गुना हो रहा है, इधर भी गुना माइनस से, इधर भी गुना किससे, माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इधर हो जाएगा माइनस का माइनस वी बट्टा यू, यानी एम बराबर क्या आ गया, एम बराबर आ गया, एम बराबर आ गया माइनस वी बट्टा यू, और हमको सिद्ध करना है क्या, एम बराबर माइनस वी बट्टा यू, और लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड। अब ये हो गया प्रूव्ड। तो हम लोग अब दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, दर्पण सूत्र, दर्पण दर्पण सूत्र, क्या बोल रहे हैं, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र बोले तो एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू, या इसी को लिख सकते हैं एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ। ये क्या है, दर्पण सूत्र, ये क्या है, दर्पण सूत्र, एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू, या एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ, एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू, या एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ। इसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। इसको सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, तो ध्यान दीजिए, इसको सिद्ध करने के लिए
सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक दर्पण। चलिए हम एक दर्पण बना रहे हैं। अब ये कौन सा दर्पण है? बोलेंगे ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इधर हो जाएगा वक्रता केंद्र, इधर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र, और दोनों के बीच वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच क्या होगा? फोकस। क्या होगा? फोकस। और इधर अनंत, इधर क्या होगा? अनंत। वस्तु को रखेंगे, वस्तु को मान लीजिए यहाँ रखते हैं। वस्तु कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु कहाँ रखे हैं? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच क्या रखे हैं? वस्तु। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच क्या रखे हैं? वस्तु। और इधर फोकस है। ये क्या है? फोकस। ये हमारा फोकस है। तो अब जब वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो बताए थे एक रूल, प्रतिबिंब बनाते समय एक रूल बताए थे कि जब प्रकाश की किरण या जब किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि अभी ये किरण किससे होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, इसलिए दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी पथ पर वापस लौटेगी। यानी जिधर से आई थी उधर ही टकरा करके चली जाएगी। और एक समानांतर बताए थे, जब भी किरण समानांतर आएगी तो परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी? तो फोकस से, यानी यहां से ये गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। यानी कि ये जो किरण है ये आ रही है तो दर्पण से टकराई है, और दर्पण से टकराने के बाद यह परावर्तित होकर के कहां से जा रही है? तो ये जा रही है फोकस से। कहां जा रही है? फोकस से। रूल है, समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ये फोकस है, ये क्या है? ये फोकस है। समानांतर आएगी तो कहां जाएगी? ये फोकस है, तो फोकस से होकर जाएगी। और वक्रता केंद्र से होकर आएगी, वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। और देखिए, जहां करेगा कटान वही बनेगा प्रतिबिंब। तो कटान यहाँ किया, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चलिए इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, वस्तु का नाम ए बी। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। अब प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बना, इसलिए नीचे वाला बी जाएगा ऊपर, बी, और ऊपर वाला ए आएगा नीचे। ए का ए डैश और बी का बी डैश। अब ये फिगर बना लिए हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जो दर्पण लिए हैं ये दर्पण अवतल है। कैसा दर्पण है? अवतल। और इसका नाम रख देते हैं एम एन। क्या नाम रख देते हैं? एम एन। तो यहाँ पर लिखेंगे, कुछ भाषा लिखना है, माना की। क्या लिखना है? माना की एम एन एक कैसा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एन एक कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसकी जिसकी ध्रुव ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव बोले तो पी, जिसकी ध्रुव पी, फोकस फोकस एफ, फोकस बोले तो एफ, वक्रता केंद्र वक्रता वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र बोले तो सी, तथा तथा ध्रुव पी, फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी है। तथा तथा इसमें वक्रता त्रिज्या कौन होगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा यहां से लेकर यहाँ तक, यानी कि ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, और इसे आर से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहेंगे? फोकस दूरी, यानी छोटकी है। क्या बोलेंगे? छोटकी है। तो ये लिखेंगे, तथा वक्रता त्रिज्या वक्रता 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 त्रिज्या वक्रता त्रिज्या आर है, वक्रता त्रिज्या आर, और वक्रता त्रिज्या आर और क्या है? तो फोकस फोकस दूरी फोकस दूरी
फोकस दूरी क्या है, तो एफ है, फोकस दूरी एफ है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब इसमें दो त्रिभुज मुख्य रूप से लेते हैं, एक ए बी सी और दूसरा ए डस बी डस सी। ए बी सी ये त्रिभुज और ए डस बी डस सी ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को लेते हैं। और तथा तथा यहाँ पर देखिए कौन कौन चीज लग रहा है, इसमें एफ लग रहा है, छोटकी एफ, तो छोटकी एफ के बारे में यहाँ लिख दिए हैं। छोटकी एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो लिख देंगे यहाँ, इसको लिख देना है। तथा फोकस फोकस ये प्रतिबिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, इसको अलग से लिख दीजिए। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C। उसके बाद इसको थोड़ा अलग ढंग से लिखना है, कैसे लिखना है, अलग ढंग से। इसको कैसे लिखना है, देखिए इसको लिखना है तथा जिसमें क्या बोलेंगे, जिसमें जिसमें अब इसमें क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, एफ, एफ का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। यहाँ लिख देंगे फोकस दूरी, अलग से लिख देना है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी बोले तो पी एफ, क्या बोलेंगे, पी एफ, पी एफ, ये पी से लेके एफ तक के बीच की दूरी बराबर क्या आता है, छोटकी एफ। उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या बोल रहा है, उसके बाद ये लिख देते हैं प्रतिबिंब दूरी, क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब, जो जो सूत्र में है वो सबको लिख लेना है। तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बोले तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बी डस पर, यानी कि पी बी डस, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, पी बी डस बराबर क्या हो जाएगा, पी बी डस बराबर, प्रतिबिंब दूरी को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भी। उसके बाद यू, तो यू होता है वस्तु दूरी, लिख देंगे वस्तु दूरी, क्या लिख देंगे, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी बोले तो वस्तु कहाँ है, बी पर है, लिख देंगे पी बी, क्या लिख देंगे, पी बी, पी बी बराबर वस्तु दूरी बोले तो यू। एवं एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए अभी लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोले तो पी सी, क्योंकि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, बोलेंगे वक्रता त्रिज्या यानी पीसी बराबर आर, पीसी बराबर आर। इतना चीज लिखने के बाद अब आपको यहाँ से सिद्ध करना है। हम कैसे सिद्ध करेंगे समझिए, ये चीज पहला काम फिगर बना लेना है, उसके बाद इसको देख करके पूरा भाषा लिख देना है, और भाषा लिखने के बाद अब समझिए, अब लेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी सी, त्रिभुज किसमें लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ले लेते हैं इधर वाला ए डस बी डस सी, ए डस ए डस बी डस, ए डस ए डस बी डस सी में, ए डस बी डस सी में, तो त्रिभुज एबीसी और ए डस बी डस सी में, तो इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, और इधर वाला ये भी कोण कितना है, 90 डिग्री, यानी दोनों त्रिभुज का एक एक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, यानी समान है, यानी बराबर है, यानी दोनों प्रत्येक का एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर ए डस बी डस सी, दोनों का एक एक कोण बराबर करेंगे, 90 डिग्री वाला लिख देंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। अब कैसे बराबर है, लिख देंगे इच 90, इसका मतलब हो गया प्रत्येक 90, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है। अब दूसरा चीज लेंगे, दूसरा चीज लेना है, जैसे देखिए यहाँ पर ले लेते हैं ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान। यहाँ पर दो रेखाएं, एक ये और एक ये, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर बिंदु सी पर काटती है, इसलिए सम्मुख कोण क्या होगा, समान होगा। यानी कि बी सी ए कोण, क्या बोलेंगे, कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश। ये कैसे हो गया, तो लिख देंगे सम्मुख कोण से, कैसे हो गया, सम्मुख कोण, कैसे है, सम्मुख कोण से हो गया बराबर। अब इसलिए दो चीज समान है, संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। इस त्रिभुज एबीसी का ले लेते हैं। अब पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज किसका, ए डस बी डस सी का।
इसलिए जब समरूप है संगत भुजा का अनुपात समान करेंगे, यानी ए बी क्या ले लेते हैं, ए बी, तो इसका लिए क्या लेना पड़ेगा, ए बी बट्टा ए डस बी डस। इसका अगर ए बी लेते हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा, ए डस बी डस, क्योंकि यहाँ वस्तु की ऊंचाई लिया तो इधर लेना पड़ेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। बोलेंगे ए बी बट्टा ए डस बी डस, ए बी बट्टा ए डस बी डस। अब बराबर बराबर इधर से लेते हैं इसका अब ये बी सी लेते हैं, इधर लेना पड़ेगा बी डस सी, क्या लेना पड़ेगा, बी डस सी, तो बी सी बट्टा बी डस सी, बी सी बट्टा बी डस सी। इसको कर देते हैं समीकरण कितना, एक, समीकरण एक। अब लिख देंगे पुनः, क्या लिख देंगे, पुनः पुनः। अब यहाँ पर सॉरी पुनः नहीं लिखना है, अब यहाँ पर ये जो है बिंदु, इसको नाम रख देते हैं डी, यहाँ क्या देते हैं डी, ये इस रेखा का आपतित किरण क्या है, डी है, यानी ए डी है। अब यहाँ डी से क्या बोल रहे हैं, डी से, किससे बोलेंगे, डी से, ये हो गया डी, ये क्या हो गया डी, तो डी से, तो डी से क्या होगा, डी से एक लंब इस प्रकार डालते हैं, एक लंब डालते हैं इस प्रकार, इसका नाम ये पी इधर लिख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं ई, क्या लग देते हैं ई। तो डी से डी ई लंब पी एफ पर लिख देंगे, डी से क्या बोलेंगे, डी से डी ई लंब पी एफ पर इस प्रकार डाला कि, इस प्रकार डाला, इस प्रकार डाला कि, इस प्रकार डाला कि, डी से डी लंब पी एफ पर इस प्रकार डाला कि, यानी डी है, डी से डी लंब डाले हैं, डी ई क्या डाले हैं, लंब, किस पर डाले हैं, तो डी लंब डाले हैं पी एफ, ये पी एफ मुख अक्ष पी एफ पर डी लंब डाले हैं और इस प्रकार डाले हैं कि ए बी के बराबर डी है, ए बी के बराबर क्या है, डी है, लिख देंगे ए बी बराबर डी, ए बी बराबर क्या है, डी है। अब यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो गया, डी। अब देखिए, अब इसमें हमको इस दोनों त्रिभुज में किस त्रिभुज में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में 90 डिग्री हो गया, और इधर भी क्या है, ए डस बी डस एफ में, दोनों में 90 है, दोनों त्रिभुज को अब लेंगे, ये दोनों त्रिभुज को लेना है, लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ तथा तथा त्रिभुज किसमें, ए डस बी डस एफ में, ए डस बी डस एफ में, ये दोनों त्रिभुज में। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या होगा, तो दोनों त्रिभुज में प्रत्येक कोण दोनों का 90 है, कौन कौन, ए डस बी डस एफ, और इसका क्या है, इसका है डी ई एफ, तो कोण डी ई एफ बराबर कोण इसका हो जाएगा ए डस बी डस और एफ, ये कैसे हुआ, तो यहाँ भी लिख देंगे इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब उसके बाद ये कोण यहाँ भी क्या होगा, समान होगा, यानी समूह कोण क्या होता है, समान, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण, क्या लिख देंगे, कोण डी डी एफ ई, क्या लिख देंगे, डी 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 एफ ई बराबर, इसका क्या हो जाएगा, डी एफ ई बराबर बी डस एफ ए डस, बी डस एफ ई डस, बी डस एफ बी डस एफ ई, बी डस एफ ए डस, क्या हो जाएगा, ए डस। अब इसको इसलिए दो चीज मिल गया, अब ये कैसे बराबर हुआ, सम्मुख कोण से, यहाँ क्या लिख देना है, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब जैसे यहाँ पर सम्मुख कोण से हुआ था ना समरूप सिद्ध, उसी प्रकार यहाँ भी दो चीज मिल गया, एक सम्मुख कोण से, एक प्रत्येक 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे डी एफ त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज किसके, ए डस बी डस एफ का, ए डस बी डस एफ का, इसलिए अब संगत भुजा क्या करेंगे, संगत भुजा का अनुपात बराबर करेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई एफ, क्या हो जाएगा, ई एफ बट्टा, अगर इसका लेते हैं डी, इसका ऊंचाई क्या लेते हैं, डी ई, यहाँ लिख देंगे डी ई डी, इसका डी ले लिए, तो इसका लेना पड़ेगा ए डस बी डस, क्या लेना पड़ेगा, ए डस बी डस, क्योंकि इसका ऊंचाई लिए तो इसका भी ऊंचाई लेंगे। अब इस त्रिभुज का आधार लेते हैं तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, आधार, तो इसका ले लेते हैं हम ई एफ, क्या ले लेते हैं, ई एफ, तो इसका भी लेना पड़ेगा आधार, इसका आधार लेना पड़ेगा बी डस एफ, क्या लेना पड़ेगा, बी डस एफ, बी डस एफ। अब यहाँ पर चूंकि डी बराबर क्या है,
डी बराबर ए बी है, इसलिए डी को हटा क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। चूंकि डीई डीई बराबर ए बी है, डी बराबर क्या है, ए बी, इसलिए इसलिए डी की जगह पर हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, और नीचे में क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इधर क्या है, ई एफ बट्टा बी डैश एफ। इसको समीकरण 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, 2। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण समीकरण 1 और समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 दोनों का बायां पक्ष समान है, इसका बायां पक्ष ए बी बटा ए डैश बी डैश है, इसका भी बायां पक्ष ए बी बटा ए डैश बी डैश है। जब किसी समीकरण का एक पक्ष समान होता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, समान, तो दूसरा पक्ष को बराबर करेंगे। इधर है इसका दायां पक्ष बी सी बट्टा बी डैश सी है, लिख देंगे बी सी बट्टा बी डैश सी बराबर, इसका दायां पक्ष है ई एफ, क्या है, ई एफ बट्टा बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब दोनों बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ई एफ यहाँ पर क्या है, ई एफ। अब जब जब बिंदु डी बिंदु पी के अत्यंत निकट होगा, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे जब जब बिंदु जब बिंदु बिंदु डी बिंदु पी के बिंदु बिंदु पी के अत्यंत 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 निकट हो, अत्यंत क्या हो, निकट हो, अत्यंत निकट हो, तो जब बिंदु डी ये बिंदु पी के अत्यंत निकट होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एफ बराबर पी एफ, क्या हो जाएगा, तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अब इसलिए अब इसको लिख देंगे, इसीलिए इसीलिए अब यहाँ पर बी सी बट्टा क्या है, बी सी बट्टा बी डैश सी, क्या है, बी डैश सी, इधर है ई एफ, तो ई एफ बराबर क्या है, पी एफ, तो यहाँ लिख देंगे पी एफ, क्या लिख देंगे, पी एफ, और नीचे में क्या है, बी डैश एफ, नीचे में क्या है, बी डैश एफ, इसको भी उतार दिए, बी डैश एफ। अब ध्यान दीजिए बीसी क्या लिखा हुआ है, बीसी, तो बीसी कहाँ, यही ना बीसी है, तो बीसी को हम लिखेंगे पी सी माइनस पी सी बीसी बीसी, बीसी को क्या लिखेंगे, पी बी माइनस पीसी, क्योंकि टोटल में से पीसी हटा देंगे तो बीसी बच जाएगा, तो बोलेंगे बीसी बराबर पी बी माइनस पीसी, इसको चेंज करेंगे, बीसी क्या करेंगे, पी बी माइनस पीसी, इसको बदल के लिख देंगे पी बी माइनस पीसी, क्या लिख देंगे, पी बी माइनस पीसी, और नीचे में क्या है, बी डैश सी, तो बी डैश सी कहाँ है, बी डैश सी ये इतना, तो इसको लिख देंगे पीसी माइनस पी बी डैश, पीसी माइनस पी बी डैश, मतलब इतना के लिए हम टोटल में से इतना हटा देते हैं, इतना बच जाएगा, यानी पीसी माइनस पी बी डैश, क्या हो जाएगा, पीसी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ, तो पी एफ बोले तो पी एफ को पी एफ ही रहने देते हैं, क्योंकि ये ध्रुव से शुरू है, हम जानते हैं कि दूरियां हमेशा किसे मापी जाएगी, ध्रुव से, और ध्रुव बोले तो पी, यहाँ पी है शुरू में, इसको रहने देंगे, यहाँ है बी डैश एफ, इसको चेंज करेंगे, तो बी डैश एफ, तो बी डैश एफ कहाँ, बी डैश एफ, बी डैश एफ, यानी कि इतना इतना के लिए लिखेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश क्या लिखेंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ माइनस पी एफ। अब इसको मान लेते हैं कितना, समीकरण 3, क्योंकि हम 2 तक मान चुके हैं, 2 तक मान चुके हैं, ये 1 है और ये 2 तक मान लिए, इसलिए इसको मान लेते हैं 3। अब इसको साफ करते हैं, जल्दी से इसको लिखिए और इसको साफ करके फिर आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग समीकरण 3 तक आ गए थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आर है, आर हम जानते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है, इसलिए आर बराबर, और सिद्ध भी किए थे, आर बराबर कितना होता है, 2f, क्या होता है, 2f, यहाँ 2f लिख सकते हैं, आर बराबर क्या हो गया, 2f। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पीबी है, यहाँ क्या है, समीकरण 3 में पीबी, तो पीबी जो है इसको अभी तत्काल छोड़ देते हैं, लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, चिन्ह 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 परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी से पीबी, यहाँ क्या है, पीबी, समीकरण 3 में क्या है, पीबी, तो पीबी बोले तो पीबी बोले तो पीबी किधर है, पीबी ये, पीबी बोले तो यू, पीबी बोले तो यू,
पी बी बोले तो यू, पीवी बोले तो यू। उसके बाद लेकिन यू किधर होता है? यू होता है वस्तु दूरी, और वस्तु किधर है? तो दर्पण दर्पण से ध्रुव से किस तरफ है? तो ध्रुव से बाईं ओर है। ध्रुव के किधर है? बाईं ओर। तो ध्रुव के बाईं ओर क्या होगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ बोल देंगे माइनस। क्या बोल देंगे? माइनस। उसके बाद है पीसी। क्या है? पीसी। यहाँ लिख देंगे पीसी। और पीसी जो है, पीसी पीसी बोले तो 2f, पीसी बोले तो 2f, पीसी बोले तो 2f, यहाँ लिख देंगे 2f। और 2f बोले तो किधर? तो 2f क्या होता है? 2f क्या होता है? 2f होता है ये फोकस दूरी का दुगुना दूरी, फोकस का दुगुना 2f। तो फोकस का दुगुना क्या है? तो फोकस का दुगुना, फोकस किधर होता है? फोकस होता है बाईं ओर। तो इसमें अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सब बाईं ओर होता है। किधर होता है? बाईं ओर। इसलिए वस्तु दूरी बोले, वस्तु भी किधर? बाईं ओर। तो वस्तु दूरी, उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी सब क्या होगा? निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये भी हो जाएगा निगेटिव। और पीसी, पीसी के बाद क्या है? फिर पीसी है, तो फिर वही हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख देते हैं पीसी बराबर क्या है? आर। पीसी बराबर आर है। और आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। और 2f किसमें लेना है? निगेटिव। क्या लेना है? निगेटिव। उसके बाद क्या लेना है? फिर पीसी। तो फिर पीसी को हम वही लिखेंगे, आर बराबर फिर माइनस टू एफ। फिर क्या है? फिर है पी बी डैश। क्या है? पी बी डैश। तो पी बी डैश देखिए यहाँ सब लिखे हुए हैं। पी बी डैश क्या? भी। पी बी डैश क्या? भी। और भी बोले तो प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब किधर बन रहा है? तो मुख अक्ष के नीचे। प्रतिबिंब किधर बन रहा है? मुख अक्ष के नीचे। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, और ये किधर है? मुख अक्ष के नीचे। इसलिए यहाँ भी क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। उसके बाद पी एफ बोले तो फोकस दूरी, पी एफ बोले तो फोकस दूरी, और फोकस दूरी बोले तो छोटकी एफ, फोकस दूरी बोले तो छोटकी एफ। यानी पी एफ बराबर छोटकी एफ। और फोकस दूरी किधर होता है? फोकस किधर है? फोकस किधर है? बाईं ओर है। फोकस दूरी किधर है? इसमें बाईं ओर। पी एफ किधर? बाईं ओर है, तो बोल देंगे निगेटिव। क्या बोल देंगे? निगेटिव। उसके बाद पी बी डैश। तो पी बी डैश क्या है? पी बी डैश भी। पी बी डैश क्या है? भी। इसको लिख चुके हैं। उसके बाद पी एफ को पीएफ भी लिख चुके हैं, सब लिख दिए। अब चलिए, ये हो गया चिन्ह परिपाटी। अब मान बैठाइए, लिख देंगे सभी का मान, सभी का मान समीकरण, समीकरण किसमें? समीकरण 3 में। समीकरण 3, ये समीकरण कितना है? 3। 3 में रखने पर, सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अब इस सब का मान रखते हैं 3 में। तो 3 समीकरण को लिखेंगे। पी बी डैश क्या है? पी बी माइनस पीसी, पी बी माइनस पीसी बट्टा पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ। अब बट्टा में क्या है? पी बी डैश माइनस पी एफ, माइनस क्या है? पी एफ। अब इसमें मान बैठे पीबी, पीबी बोले तो माइनस यू, पीबी बोले तो माइनस यू, आई माइनस पीसी, पीसी बोले तो माइनस माइनस प्लस, माइनस आई माइनस दोनों मिलके प्लस, ये हो जाएगा 2f। क्या हो जाएगा? 2f। फिर उसके बाद बट्टा पीसी, पीसी बोले तो -2f, पीसी बोले तो -2f माइनस पीबी डैश। तो पीबी डैश बोले तो माइनस भी, तो माइनस माइनस प्लस भी, माइनस माइनस प्लस भी। यहाँ पीएफ, तो पीएफ का मान देखिए, पीएफ का मान क्या है? छोटकी एफ यानी माइनस में, बट्टा पीबी डैश, तो पीबी डैश बोले तो माइनस बी, फिर माइनस पीएफ, तो पीएफ बोले तो माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस एफ, माइनस माइनस प्लस एफ। अब इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी माइनस यू और माइनस बी, माइनस माइनस प्लस यू भी, माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस यू भी, माइनस माइनस प्लस यू भी, माइनस माइनस प्लस यू भी। अब ध्यान दीजिए, यू को भी किए यू भी हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब माइनस यू को करेंगे एफ से, ये क्या हो जाएगा? माइनस यू एफ, माइनस यू एफ। अब इसको टू को लिख देंगे, टू को करेंगे भी, टू एफ को करेंगे माइनस बी से गुना, ये हो जाएगा माइनस टू भी एफ, भी एफ। उसके बाद टू एफ को करेंगे एफ से, टू का टू एफ 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 स्क्वायर, एफ एफ क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर बराबर, उसके बाद क्या लिखेंगे? बराबर, उसके बाद क्या देंगे? बराबर, बराबर में लिखेंगे। अब इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसका मान यहाँ पर बैठा दिया, समीकरण 3 लिख करके इसका मान 3 में बैठा दिए, ये सब का मान समीकरण 3 में बैठा दिए, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसमें हम लोग को देखना है, बराबर के इस पार से गुना करेंगे, ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस दोनों क्या हो गया? प्लस, दोनों क्या हो गया? प्लस। प्लस को लिखा नहीं जाता है, इसलिए प्लस को नहीं लिखे हैं। एफ और एफ दोनों मिलकर हो जाएगा एफ स्क्वायर। उसके बाद बीच करेंगे तो माइनस भी एफ, माइनस भी, माइनस 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 भी, और उसके बाद एफ है। अब इसको और थोड़ा सरल करेंगे, ये हो जाएगा यू भी, क्या है? यू भी, यहाँ लिख देंगे यू भी, उसके बाद है
माइनस यू एफ, क्या है माइनस यू एफ, माइनस यू एफ, यहाँ लिख देंगे माइनस यू एफ। उसके बाद है माइनस टू बी एफ, माइनस ये एक माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस बी एफ, उधर था माइनस में, इधर आ क्या हो गया ये प्लस, इधर आ हो गया प्लस बी एफ। अब माइनस में इधर क्या है टू बी एफ, अब प्लस है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, इधर है प्लस टू एफ स्क्वायर, ये प्लस उधर है लेकिन इधर लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा माइनस, और नहीं तो दोनों तरफ टू एफ स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ टू एफ स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, दोनों तरफ था सेम इसलिए कैंसिल हो गया, यू भी उतर गया और यू माइनस यू एफ भी उतर गया, और उसके बाद माइनस इधर आके हो गया प्लस बी एफ, और इधर माइनस टू बी एफ उतर गया। अब बराबर इधर कुछ नहीं तो जीरो, बराबर कुछ नहीं तो जीरो। अब इसको ऐसे करते हैं माइनस सॉरी यू भी क्या लिखा हुआ है यू भी और उसके बाद है यू भी माइनस यू एफ, माइनस यू भी माइनस यू एफ। एगो बी एफ में से दूगो बी एफ घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा एगो बी एफ बचेगा, माइनस एक बी एफ, माइनस एक बी एफ। अब सभी पदों में, अब सभी पदों में क्या करते हैं, सभी पदों में यू भी और एफ से भाग दे देते हैं, लिख देना है सभी, क्या बोल रहे हैं सभी पदों में, सभी पदों में यू भी एफ से क्या करने पर तो भाग देने पर, भाग देने पर, किससे भाग दे रहे हैं यू भी एफ से। तो यहाँ देखिए यू भी है बट्टा हम देंगे यू भी एफ, एक में एक पद में भाग हो गया, उसके बाद माइनस, माइनस में क्या है यू एफ, इसमें भी भाग देंगे यू भी एफ से, लिख देंगे यू भी एफ, फिर क्या है माइनस बी एफ, माइनस क्या है बी एफ, इसमें भी भाग देना है इससे यू भी एफ से, यानी सभी पदों में देना है, सभी पदों में भाग देना है। और इधर जीरो में देंगे तो जीरो हो जाएगा इसलिए इसको जीरो ही लिख दिए हैं। अब आगे देखते हैं जीरो में भाग देने से क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह जीरो ही हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिए उसी तरह। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है यू और यू दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, यू और यू क्या हो गया कैंसिल, बी और बी क्या हो गया कैंसिल, इधर क्या कैंसिल होगा यू यू और एफ एफ, इधर क्या कैंसिल होगा एफ एफ और भी कैंसिल, इधर क्या बचा एक बट्टा एफ, क्या बच गया एक बट्टा एफ, क्या बच गया एक बट्टा एफ। उसके बाद माइनस क्या है माइनस, इधर हो जाएगा ऊपर में कुछ नहीं तो एक लेंगे नीचे भी, यानी एक बट्टा भी, एक बट्टा भी, फिर माइनस ऊपर कुछ नहीं तो एक नीचे यू, एक बट्टा यू, क्या हो गया एक बट्टा यू, एक बट्टा यू, इधर कुछ नहीं तो जीरो। अब क्या करते हैं ये एक बट्टा एफ को उतार देते हैं, एक बट्टा एफ को क्या करते हैं उतार देते हैं, और इधर इधर माइनस है उधर जा क्या होगा प्लस, आई माइनस इधर जा क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा इधर आके प्लस, एक बट्टा यू भी इधर क्या होगा प्लस, और हमको यही सिद्ध करना था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक बट्टा बी इधर करके प्लस एक बट्टा यू इधर करके बराबर एक बट्टा एफ इधर करके, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसे, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यानी हमको हो गया प्रूव, दर्पण सूत्र क्या हो गया प्रूव्ड, इस तरह से हमको प्रूव करना है। तो ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछा है और 5 नंबर में पूछता है, 5 मार्क्स इस क्वेश्चन को बनाने पर मिलता है। तो चलिए ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया आज, पार्ट 7 में पूरा चैप्टर ए टू जेड पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया है। आप लोग इसे शुरू से पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक पूरा देखेंगे तो काफी बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा।